यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हम सीपीओ की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि सीपीओ में की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे फर्स्ट आ जाओ, सीपीओ 2024 के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो 180 प्लस है। ये 180 प्लस किसका टारगेट है? तो ये 180 प्लस जो टारगेट है, जिनका टारगेट DPSI है, ये उन लोगों के लिए है क्योंकि उन्हें 180 प्लस प्री में लेके आने हैं। ठीक है, प्री टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, दो एग्ज़ाम होते हैं। तो फर्स्ट में हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो 180 प्लस रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन DPSI में होता है। जिन्हें DPSI लेनी है उनके लिए टारगेट 180 प्लस करके चलेंगे, तो तब जाके उनके 130 प्लस या 150 प्लस अचीव होगी। क्योंकि मेहनत भी काफ़ी लगती है और टाइम भी काफ़ी लगता है। अभी जो टाइम है, अभी इतना टाइम मैक्सिमम हमारे पास 5 से 6 मंथ्स है। तो अभी हमें अपना टाइम जो है वो इतना मान के चलना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये 150 डेज़ की सीरीज़ है। 150 डेज सीरीज़ में हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्लस PYQ भी करनी है, प्लस मॉक भी देना है, और वीकली हमको एनालाइज भी करना है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रिवीजन है, जो हमें रिवीजन करना है। तो ये जो सीरीज़ है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 1 दिसंबर का मीन्स आज मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी। टारगेट जो स्टार्ट होगे वो 4 दिसंबर से स्टार्ट होगे, क्योंकि मुझे भी बनाने में टाइम लगता है। मैं वर्किंग हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 24 आवर्स फ्री रहती हूँ। मैं भी बैंक में जॉब करती हूँ, तो अभी एडजस्ट हो पाने में और सब कुछ सेट करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। अभी क्या है, अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा, जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम भी दिया होगा, और जिन्होंने 2021 का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो उनके लिए क्या है, उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, बस प्रैक्टिस, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा? ये वे स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने 2023 में भी एग्ज़ाम दिया है, और उनका +2 या फिर 21 नंबर से या फिर 20 नंबर से या फिर 50 नंबर से, बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 100 प्लस भी नंबर्स नहीं आए होंगे CPO 2023 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें PYQ की प्रैक्टिस करनी है। PYQ की प्रैक्टिस करने के बाद हमें मॉक देना है। सिलेबस कंप्लीट होते ही हमें मॉक देना है। सिलेबस में क्या, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हम अपने 150 प्लस डेज़ ही सोच के चल रहे हैं कि हमें 150 डेज़ में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, PYQ भी करना है, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 40 प्लस डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैथ्स का सिलेबस ही इतना है कि मैथ्स के सिलेबस करने में भी स्टार्टिंग से जो लोग बिगनर हैं उनको 200 प्लस डेज़ लगेगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए 200 प्लस डेज़ लगेगी ही लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें परसेंटेज समझ में भी प्रॉब्लम होगी। फिर एलिगेशन वाला चैप्टर आता है, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आएगी। परसेंटेज वाला चैप्टर में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता जो बिगनर्स होते हैं। उन्हें इसी चैप्टर्स को समझने में मैक्सिमम 20 प्लस डेज़ लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ कवर कराया जाएगा, कैसे करना है, किस चैप्टर को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसके PYQ करने हैं और कैसे उसकी थ्योरी करनी है। जो यहाँ पे चैप्टर्स होते हैं जो CPO में आते हैं वो 18 प्लस चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो टायर फर्स्ट का यहाँ पे हम सिलेबस देखते हैं कि टायर फर्स्ट का हमारा सिलेबस क्या है। टायर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ्स के, और GK के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 50, इंग्लिश के भी 50। मार्क्स कितने हो गए? एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये करना कैसा है? मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं? मैथ्स में DI है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे 9 से 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। सेकंड आ जाओ, सेकंड है हमारा परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर। ठीक है, एवरेज से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, CI और SI।
इन दोनों को करने में काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक अपना क्लियर करना है जो बिगनर्स है। बेसिक क्लियर करने के बाद हमें फिर इन चैप्टर्स की तरह मूव करना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे DI हुआ, एवरेज हुआ, CISI हुआ, रेशो वाला चैप्टर हुआ, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और कहाँ से आते हैं, ज्योमेट्री से भी, ज्योमेट्री से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। मैंसुरेशन से भी हमारे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और टिक्नोमेट्री से तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। टिक्नोमेट्री पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये सबसे लास्ट में करेगी, इसको सबसे लास्ट में करना है। तो स्टार्टिंग में जो जो करने हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर करना है। बेसिक में हमें अर्थमेटिक करना है, एडवांस नहीं करना। अर्थमेटिक करना है सबसे पहले। अर्थमेटिक करने के बाद फिर हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बिगनर्स हैं, हमें पहले एडवांस करना चाहिए या फिर अर्थमेटिक करना चाहिए, फिर हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, तो ऐसा नहीं करना है। इस टारगेट सीरीज़ में ये जो 150+ डेज़ की मैंने टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल फ्री है। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें यहाँ पे जुड़ना है, तो वो टेलीग्राम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो 150+ डेज़ में हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे कवर करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिक जो है वो हमें पहले अर्थमेटिक लेके चलना है और फिर उसके बाद एडवांस लेके चलना है। ये नहीं कि अर्थमेटिक सारा कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमें एडवांस करेंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर्स बताऊँगी, सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक के साथ क्लियर करते करते हमें एडवांस भी करना है, ठीक है। अब आ जाओ करना कैसे है, मैथ्स को कैसे करना है। सबसे फर्स्ट चीज़ें आती है हमारी मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक के बाद फिर एडवांस की तरफ मूव करेंगे, और इनको करते करते के साथ ही हमें PYQ भी देने हैं, हमें मॉक भी देना है, और हमें एनालाइज भी करना है। एनालाइज क्यों करना है, सपोज़ करो हमारे पास 150+ डेज़ है, और अगर हम नॉर्मल करते हैं, जैसे हमने एक दिन में एक चैप्टर तो कोई नहीं कर पाएगा, एक दिन में हम मैक्सिमम एक चैप्टर की 2 से 3 वीडियो ही देख पाएंगे। अब वे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है उनके लिए क्या है, उनका कोर्स। अब मेन चीज़ आती है कोर्स वालों की। तो कोर्स वालों में क्या है, कोर्स वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनकी, क्योंकि उनका सिलेबस जो है वो टिल एग्ज़ाम तक कंप्लीट होगा, ना वे PYQ दे पाएंगे, ना ही वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, और मॉक तो खैर बहुत दूर की बात है, क्योंकि सिलेबस करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब आ जाओ इस पर, अब उन्हें करना कैसे है। तो सबसे पहले उन्हें जो मैं चैप्टर्स बताऊंगी, जैसे मैंने बोला कि आज DI करना है, ठीक है, बोला परसेंटेज करनी है, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि रेशो करना है। तो अगर उनके कोर्स में ये दिए हुए हैं तो यहाँ से करो, वरना मैं यूट्यूब का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगी जहाँ से मैंने किया था उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, तो वहाँ से आपको करना है, क्योंकि हमें ना कम टाइम में अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। ये नहीं कि बिगनर्स को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। जिसके कोई भी डाउट्स रहते हैं वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में बता सकता है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन पर बता सकता है, टेलीग्राम ज्वाइन करके बता सकता है कि मैम मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं सिलेबस नहीं कर पा रहा है, फिर मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग करने हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करने हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम अपना एडवांस करते चलें और उसके बाद हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही ना हो, क्योंकि DI से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो CPO में इम्पोर्टेंट है ना वो DI ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ना तो क्वेश्चन कम होने हैं और ना ही ज़्यादा होने हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 15 भी हो सकते हैं, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 9 to 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो DI को तो ज़रूर करना, और ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, इसमें बेसिक फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर किसी और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमें
5 से 6,000 वो कैब भी याद करनी है। ठीक है, उसमें हमें 16 से 20,000 PYQ के क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है CPO के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब करना क्या है, वो कैब आती है हमारी 25 नंबर की, कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा 10 नंबर का, ग्रामर्स आती है 10 नंबर की। तो जो ग्रामर्स का टारगेट है ये हमें 45 प्लस, 45 से 50 नहीं होना चाहिए, 45 से 43 हो जाए, 42 हो जाए या 50 भी हो जाए, बट 50 अबोव नहीं जाने चाहिए डेज। तो इन डेज में हमें अपने ग्रामर्स के रूल कंप्लीट करने हैं। ग्रामर्स के रूल कंप्लीट, ओके। तो यहाँ पे ये जो है 45 प्लस डेज में हमें कंप्लीट करना है सभी ग्रामर्स के रूल। अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें एक मॉक देना है, मैक्सिमम 2 मॉक्स भी दे सकते हैं। जिसको लगता है कि 1 मॉक से मुझे पता नहीं चलेगा तो वो मैक्सिमम 2 मॉक्स भी दे सकते हैं, 2 से 3 या 4 भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मॉक्स देने हैं। ठीक है, अब ग्रामर्स को सीक्वेंस वाइज में करना कैसे है, डेली हमें 60 से 100 वोकैब्स करने हैं। उसमें 1 वर्ड्स भी होएंगे, इडियम फ्रेज भी होएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स भी होएंगे। एंटोनियम्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 से आते हैं, सिनोनियम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इडियम से ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, फ्रेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बट ये लैंग्वेज में आते हैं इडियम्स भी और फ्रेज भी, तो इनको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब आते हैं करना कैसे है। बहुत से बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि हम रानी मैम की 120 प्लस ग्रामर रूल्स की वीडियो देख लेंगे तो हमारा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। 120 प्लस रूल की ग्रामर्स को देखने के लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी है, और यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन भी पता नहीं चलेगी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब हम एरर करने बैठते हैं ना, तो जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तब तक हम एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें डेली रीड करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप एक पैसेज या पैराग्राफ जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से वो रीड करो। उसके बाद उसके नीचे वोकैब दी हुई होती है, तो वहाँ से वो वोकैब भी रीड करो। इडियम्स फ्रेज वाले क्वेश्चन भी दिए होते हैं, PQRS भी दिए होते हैं, तो हम वहाँ से भी इसको कर सकते हो। इन सब को करने के बाद फिर हमें PYQ करने हैं। फिर PYQ करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं उनको मार्क करने। तो यहाँ पे जो है ये हमें PYQ अपने मार्क भी करने हैं कि हमसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए जो रॉन्ग है, या फिर जो हमारे न्यू क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर हमें फ्रेजल वर्ब्स जो होती है, फिलअप वाले ऑप्शन जो होते हैं वो भी करने हैं, तो वो सब हमें PYQ से पता चलेगा कि पैटर्न कैसा आता है, वो आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा। सोल्व करने हैं PYQ वाले क्वेश्चन, फिर रिवीजन करना है वोकैब का। रिवाइज ग्रामर रूल्स फ्रॉम नोटबुक, रिवाइज करनी है ग्रामर रूल्स को, जो हम बार बार अपने रूल्स भूल जाते हैं कि प्रोपोजिशन के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, आर्टिकल, तो वो सब चीज़ें जो भी हम भूल जाते हैं PYQ करते टाइम, तो उन सबको नोट करना है या फिर उन पर टिक करना है कि ये मेरे को पर डे या फिर पर वीकली हमें रिवीज करना है इस चीज़ का। सेकेंड आता है डेली 2 मॉक देने हैं, बट ये तब देने हैं जब हमारा सिलेबस 50 नहीं तो 40 प्लस कंप्लीट हो जाए। और ये जितने भी वोकैब्स होती हैं इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस से ही होएगी। अब आ जाओ मैथ्स में। मैथ में सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर उसको करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला भी करना है, पार्टनरशिप भी करना है। ये इनकी परसेंटेज दी हुई है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, DI से देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये 9 से 10 भी होते हैं और 10 से 11 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं 15 प्लस चैप्टर्स हैं, तो इन सभी को कंप्लीट करना है। अब अगर हम इन्हें बेसिक से कंप्लीट करेंगे तो हमारे 150 प्लस डेज में हमारा सिलेबस ही कंप्लीट होगा। और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेबस करें, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को एनालाइज करना है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता। उसके बाद हमें फिर चैप्टर्स करने हैं कि हमारे पास ये चैप्टर्स बचे हुए और हमें अपने ये चैप्टर्स करने हैं कंप्लीट। ठीक है, सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी रीजनिंग की मैंने एक स्टडी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ लोग से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इजी चैप्टर्स हैं, इन्हें पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जब हम PYQ करेंगे तो हमें खुद से PYQ करके उनका एनालाइज करेंगे, तो ये खुद से चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में कैलेंडर से स्टार्ट करूँगी, या फिर जो भी अभी देखेंगे किससे स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इसको देखेंगे कि किस चैप्टर से मैंने इजी वाले चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मॉडरेट में आ जाते हैं। मॉडरेट में क्या करना है,
ठीक है, तो ये सभी हमें PYQ से एनालाइज करने हैं। उसके बाद एनालाइज करने के बाद हमें फिर देखना है कि हमसे कौन सा चैप्टर में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। जिस चैप्टर में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उसकी यूट्यूब से हमें वीडियो देखनी है। यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद उसके अगर बना सको तो उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर हम अपने मॉडरेट चैप्टर्स पे आते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले हम सारे बेसिक चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद मॉडरेट पे आएंगे। तो सीरीज़ वाइज ये मैंने बांटे हुए हैं, जैसे करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लोगों को बता दूँगी। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है मॉडरेट चैप्टर्स में। इन सबको भी मॉक्स दो, जैसे 50% या फिर जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया है, 2021 में दिया, 2022 में दिया है और अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये उनके लिए है कि उनको कैसे करना है। ठीक है, तो उनको पहले मॉक्स देना है रीजनिंग में। मॉक्स देने के बाद अपने मार्क्स देखने हैं कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। 45 से कम है तो उन्हें मेरे अकॉर्डिंग ही फिर स्टडीज़ फॉलो करनी है कि कैसे करना है। अब आ जाओ GS पे। GS में बायो से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, बुक एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी करनी है। ज्योग्राफी करने के बाद फिर हम पॉलिटी करेंगे और सबसे लास्ट में हमें फिर हिस्ट्री करनी है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस भी थोड़ा लेंथी है, क्योंकि एशियन पढ़नी है हमें, फिर मॉडर्न पढ़नी है। मॉडर्न पढ़ने के बाद हमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, तो इसमें सिलेबस थोड़ा लेंथी है, तो इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे तब करेंगे जब हमारे 20+ GS में स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी GS में क्या आता है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन। स्टैटिक्स से कभी कभी 2 से 10 से। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स पे। तो स्टैटिक्स का जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको हमें करने में मैक्सिमम 90 डेज़ लग जाएंगे, 90+ डेज़। क्यों लग जाए, क्योंकि स्टैटिक्स का जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे करने के लिए मैक्सिमम टाइम लग जाएगा हमें 90 डेज़। अब हमें क्या करना है, हमें पर डे 1 से 2 टॉपिक अपने कवर करनी है। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद ये जो टॉपिक्स है ये हैंड टू हैंड चलते रहेंगे हमारे GS के साथ ही। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम GS और GK कैसे करेंगे दोनों एक साथ मैनेज, तो वो सब कुछ मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि GS और GK को दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कराऊंगी GS भी और GK भी, क्योंकि GS जो होती है ना उसका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है और चैप्टर भी उसके काफ़ी बड़े हैं। रिवर्स है, डैम्स हैं और बुक, ऑथर्स, डांस, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, ये हमारा फर्स्ट डे का टारगेट है। ठीक है, आप लोग इसको, ये हमारा बेसिक टारगेट है। ये मतलब हमें अभी अपना एक फ़्लो बनाना है, तो फ्लो बनाने के लिए मैंने बेसिक टारगेट दिया है आप लोगों को। ठीक है, अब ये बेसिक टारगेट कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे फर्स्ट डे हमें क्या करना है, 1 से 30 स्क्वायर्स रूट स्क्वायर्स करने हैं, क्यूब्स करने हैं और टेबल्स करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमें 1 to 30 स्क्वायर्स याद करने हैं। अब कुछ लोगों के 40+ वालों के भी स्क्वायर्स याद हो गए 1 to 40 तक। ठीक है, जैसे मेरे 1 to 40 तक स्क्वायर्स याद हैं। अब स्क्वायर्स की मैं तुम्हें आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। जैसे हमें 25 का स्क्वायर, जिसके भी लास्ट में 5 होता है, ठीक है, जैसे 35 है तो हमें इसका स्क्वायर्स करना है, तो इसका स्क्वायर्स कर दो 25। ठीक है, 3 से ज़्यादा एक ले लो, उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो स्क्वायर्स की करने की छोटी सी ट्रिक है। आप लोग जिनके भी लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर्स इस ट्रिक से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 100+ का स्क्वायर्स कैसे करना है, 50+ का स्क्वायर्स कैसे करना है, वो सब ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये 1000+ का स्क्वायर्स कैसे करना होता है तो उसकी भी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, टेबल्स जो है वो भी हमें 1 to 30 तक याद करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत ईजी हो जाता है ना। तो वहाँ पर एग्जाम में बैठ के कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा और मैथ्स के क्वेश्चन आप 20+ ही कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही मायने रखती है। अब एग्ज़ाम में कैलकुलेशन को इतना टफ बना रहे हैं ना अब TCS कि आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल पाता और 1 मिनट में हम इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ना थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में हमें अपने मैथ्स का बेस बनाना है। तो मैथ्स का बेस बनाने के लिए हमें स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करनी है, टेबल्स याद करनी है।
ठीक है। और 1 to 10 रूट्स की वैल्यू याद करनी है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प्स करेगी। अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में तरुण ग्रोवर, तरुण ग्रोवर एक टीचर है यूट्यूब पे, जिनकी सबसे कम टाइम में इंग्लिश की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हो। वहाँ से पे ना एक बेसिक करके वीडियो डाली हुई है, वो 3 से 4 घंटे की वीडियो है। ठीक है, ये 5 आवर्स की भी होगी, आई डोंट नो, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उस टाइम पे देखा था उसको। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके पहले उस वीडियो को देखिए कि उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं, प्रीपोजिशन कैसे आती है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हमें बेसिक चीज़ें हमें इंग्लिश में कल करनी है। आज जो लोग सोच रहे हैं कि हम आज नाइट को थोड़ा सा कर लें, तो वो आज नाइट को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बैंक में मेरी जॉब है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। बट ये है कि मैं कंटिन्यूस वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगी, रात को नहीं तो दिन में कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब डेली ये रहेगा कि एक दिन छोड़ गया फिर एक दिन ही होगा, एक कंटिन्यूस वे में मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, कंटिन्यूस वे में ही अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश की गेन करनी है कल। और जी में क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में हमें पॉलिटी करनी है। पॉलिटी में सबसे पहले आर्टिकल्स करने हैं, फिर अमेंडमेंट करनी है। ठीक है, और बेसिक नॉलेज लेनी है, तो वो सब पॉलिटी में आप लोगों को कल करनी है। रीजनिंग में आ जाओ, तो रीजनिंग में आपको रीजनिंग में आपको 4 से 5 मॉक देने हैं। ठीक है, तो मॉक कैसे देने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक में सबसे पहले टाइम देखना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने हैं, लास्ट तक जाना है 50 क्वेश्चन के। ये नहीं कि स्टार्टिंग में हमें लगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे और हम नहीं जाएंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे, वहीं पे उसको सबमिट कर दिए। तो उसका पूरा टाइम लेना है, और पूरे टाइम में हमें ये देखना है कि हम कितने क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ मैटर करती है कि रीड कितने कर पा रहे हैं, रीड हम 50+ क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं। तो उन चीज़ों को करने के ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि हम रीजनिंग के मॉक में अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके टाइम से पहले अपने सारे क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि हम 50 में से 25 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं और उसके बाद हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमने बिना रीड किए छोड़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे क्वेश्चन हमें रीड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन बिना रीड करे हुए नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब जो बिगनर्स हो गए उनके लिए क्या होगा कि वे क्वेश्चन को भी रीड नहीं कर पाएंगे और उनका टाइम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जब वे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वे एक क्वेश्चन को ही 2 मिनट में करेंगे। अब वे 2 मिनट में अगर एक क्वेश्चन कर पाएंगे ना, तो वे सिर्फ 20+ क्वेश्चन ही कर पाएंगे और उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। वे 35 तक भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वे बिगनर्स हैं, उनको ना तो अभी टाइम आता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, और ना ही उनको अभी इतनी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक्स देनी है रीजनिंग में। सेकंड चीज़ आ जाती है टाइम टेबल कैसे करना है। तो आप इसको मॉर्निंग में कर लो, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप लोग इंग्लिश ख़त्म कर दोगे ना, तो सबसे बेस्ट है। आप लोगों को मॉर्निंग में ही अपनी इंग्लिश ख़त्म करनी है। 1 घंटे हमें वोकैब करनी है। वोकैब में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वोकैब में सबसे पहले हमें सिनोनिम्स और एंटोनियम्स उठाने हैं, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है। क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से इतने क्वेश्चन आते हैं ना, और वे सभी PYQ बेस होते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें करने हैं वोकैब में। कहाँ से करने हैं, ब्लैक बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो जिसके पास जो बुक है, पीना कल की है, ब्लैक बुक है, या फिर MD पब्लिकेशन वाली है, या फिर आप लोगों के पास नीतू मैम की है, या फिर अदर किसी भी राइटर की आपके पास बुक है, तो आप वहाँ से आपको 1 घंटे वोकैब रीड करनी है। वोकैब रीड करने के बाद हमें 1 घंटे ग्रामर्स के रूल करने हैं। ठीक है, ग्रामर्स के रूल में क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक है, तो ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ग्रामर रूल्स में क्या करना है, सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या करना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमें फाइंड आउट करना है कि यार हमें नाउन का पता है, नाउन क्या होता है, हमें प्रोनाउन का पता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और इनका यूज़ कैसे करते हैं हम सेंटेंस में। क्योंकि हम एरर फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज हो।
अगर हमें एडवर्ब ही नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है तो हम उसको क्या फाइंड आउट करेंगे। नाउन ही नहीं पता नाउन क्या होता है तो नाउन को कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें हमें सीखनी होगी, और सीखेगी कैसे, जब तक हमारी रीडिंग स्किल नहीं बन पाएगी, जब तक हम ये नहीं देख पाएंगे, हमें पता नहीं होगा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना पढ़े आप लोगों को ना इंग्लिश आएगी, ना मैथ्स आएगा, ना रीजनिंग आएगी। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंस रहेगा, वो ही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। क्योंकि CPO का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन में पढ़ के क्लियर कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यार। मैंने खुद 2 से 3 इयर्स प्रिपरेशन किया है, उसमें तब जाके मुझे बैंक की जॉब मिली है। तो आप लोग देखो, आप लोगों को कितना पढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत पढ़ना पड़ता है SI बनने के लिए। SI एक छोटी मोटी जॉब नहीं है कि आपको 70,000 रुपये ऐसे ही दे देगी। 70,000 सैलरी होती है SI की, और DPSI को तो 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। वहाँ पर 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है आप लोगों को। और CISF, BSF और SSB, इन सब में 12 मंथ्स की सैलरी मिलती है। तभी तो सब लोग DPSI की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। और सेंटर जॉब होती है, फिक्स जॉब होती है कि हमें सिर्फ दिल्ली में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। CISF के बंदे क्या है, CISF के बंदे अगर आज यहाँ आए ना, तो 6 महीने बाद आप लोगों को कहीं और मिलेगी। तो उनकी ये भी तो चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है। अब सेकंड चीज़ आती है हमें, या तो हम नॉवेल्स को रीड कर लें, या फिर इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से उनके पैसेज और वोकैब्स को रीड कर लें। ये किसी भी बुक से आप रीड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैथ्स की स्ट्रेटजी पे आते हैं। मैथ्स को कम से कम हमें 3 घंटे देने हैं मैथ्स की थ्योरी के लिए, क्योंकि तभी जाके हमारा 150+ डेज़ में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और 1 आवर्स हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अभी प्रैक्टिस कब करनी है, ये प्रैक्टिस हमें कैलकुलेशन की करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस हम करेंगे ना, तभी हमारा बेस क्लियर हो पाएगा, और तभी हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से कर पाएंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ के ये नहीं कि यार एक क्वेश्चन आ गया, अब इसको मैं 2 मिनट में करूँगा या 3 मिनट में करूँगा, तो उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। वहाँ पे क्वेश्चन देखते क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए। वहाँ पे पेन चलाने के लिए हमें टाइम नहीं देते वो। वहाँ पे क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद अपने माइंड में क्वेश्चन का आंसर सेट करना होता है, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है CPO के एग्ज़ाम में। सब मैटर जो करता है ना, तो टाइम ही मैटर करता है CPO के एग्ज़ाम में। जो टाइम्स होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस करना है कि हमको अपना टाइम कैसे बचाना है। हमें ये नहीं सोच के चलना कि हमें अपने 200 क्वेश्चन बिल्कुल टाइमली पूरे करने हैं, ऐसा नहीं है। हमें 200 क्वेश्चन जो करने हैं ना, वो एग्ज़ाम सबमिट होने से 20 या 15 मिनट, 20 या 50 मिनट तो बहुत हार्ड पड़ता है। मैक्सिमम 10 मिनट तो पहले सबमिट ही करना है यार, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को देखना भी है यार, हमने ये क्वेश्चन छोड़ा है या फिर ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, या फिर जो हमें डाउट्स में क्वेश्चन है वो भी हमें एक बार देखने होते हैं कि ये क्वेश्चन हमने सही किया है या नहीं किया। और GS भी तो पढ़नी होती है। GS में भी हमें अपना माइंड चलाना होता है बाद में कि यार ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, अब ये माइंड में क्वेश्चन आया नहीं आया। क्योंकि GK के क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है कि एकदम से माइंड उनको कैच कर लेगा मैथ्स या रीजनिंग की तरह या फिर इंग्लिश की तरह हम एकदम से उन्हें पढ़ के बना देंगे। रीजनिंग तो सोचनी पड़ती है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं, हमने ये चीज़ें रीड की थी या नहीं की थी, क्योंकि बेस क्वेश्चन होते हैं। ऐसे नहीं है वो कि 1 लाइनर क्वेश्चन दे दिया आपको, आपने रीड किया हुआ है बुक और वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। ऐसा नहीं होता GS में। GS में तो माइंड चलाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये मैंने रीड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो GS और GA के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ना लोगों के 30+ नंबर्स ही नहीं आते हैं। 30+ नंबर्स लाने के लिए भी ना लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है GS में। और यहाँ पे ना हमें थ्योरी और PYQ दोनों करने हैं, क्योंकि अब जो है ना PYQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि हमने थ्योरी पढ़ लिया और हमने एक मॉक दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा यार क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन भी हमें करने सीखने हैं कि हमें 30+ मार्क्स तो GS में लेके ही आने हैं, तब जाके हमारा DPSI मिलेगा या फिर कोई सी भी पोस्ट मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरिट गई थी ना, वो 151 गई थी दोनों एग्ज़ाम, सॉरी दोनों एग्ज़ाम की नहीं गई थी, कितनी गई थी 131 गई थी। और अभी जो 2023 वाला एग्ज़ाम था उसमें आपकी 139 गई है जर्नल्स की मेरिट फर्स्ट एग्ज़ाम की। तो देखो ये नेक्स्ट ईयर ना यही 150+ हो जाएगी। आप लोग इस मेरिट को ही देख लेना अगर एग्ज़ाम इजी आए तो, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। रीजनिंग में अभी मॉक्स देने हैं
4 से 5 दिन आप लोगों को सिर्फ मॉक्स देने हैं, ठीक है। जब आप लोग मॉक्स दोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता। जो चैप्टर नहीं आते उन चैप्टर को नोट करना है, ठीक है। सभी को अपने अकॉर्डिंग नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे बिगनर भी होगे, यहाँ पे वे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 2 से 3 बार CPO का एग्ज़ाम दिया हुआ भी है। तो उन लोगों को सभी को अपने अकॉर्डिंग अपने चैप्टर नोट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं वो सब चीज़ें भी बताई जाएगी। पहले मॉक दो, मॉक में फिर अपने चैप्टर्स देखो कि हमें ये चैप्टर्स नहीं आते। फिर जो ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करो और अपने रीजनिंग के चैप्टर डालना कि मैम हमें ये चैप्टर्स नहीं आते और हमें इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आप कंसिस्टेंस रहना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी, टेलीग्राम पे है, आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन कैसे की थी वो सब भी आप लोगों को बताना पड़ता है। अभी चल क्या रहा है एग्ज़ाम में, कैसे वेटेज आ रहा है, किस चीज़ का कितना वेटेज आ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी माइंड से निकालनी पड़ती हैं कि यार ऐसा लास्ट ईयर ऐसा एग्ज़ाम आया था, उससे लास्ट ईयर ऐसा एग्ज़ाम आया था, तो नेक्स्ट ईयर हम TCS कैसा एग्ज़ाम देगी। तो वो सब चीज़ें माइंड से सोचनी पड़ती हैं, कट ऑफ देखनी पड़ती हैं, प्रिपरेशन कैसे करानी है आप लोगों को वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, आप लोगों के लिए टारगेट सेट करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को करने में ना बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो 4 या 5 दिसंबर से मैं आप लोगों को टारगेट देना स्टार्ट कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर अगर टाइम मिला तो मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। सब चीज़ें एकदम कंसिस्टेंस रह के करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 दिन पढ़ो या 4 दिन पढ़ो, ठीक है। तो ये 2 दिन और 4 दिन पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, वापस से वहीं आ जाओगे जहाँ पे थे। क्योंकि ये जो रास्ता होता है ना ये ऐसे है, जॉब यहाँ पे रखी हुई है। अब आप लोग क्या सोचते हो हम तो ऐसे जॉब पकड़ लेंगे, पर ये ऐसे जॉब पकड़े नहीं जाती। जॉब पकड़ने के लिए पहले आप यहाँ जाओगे, फिर ऐसे गिरोगे, फिर कम मार्क्स आएंगे आपके मॉक्स में, फिर कम मार्क्स आएंगे, फिर आपको तो ये ऐसे गिरते गिरते ना तब जाके हमें यहाँ पे पहुँचना होता है। ये नहीं कि मैं आप लोगों को या फिर आप लोग 4 दिन में यहाँ पे पहुँच जाओगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जॉब ऐसे नहीं मिलेगी। CPO का एग्ज़ाम है, आप लोगों को इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों को मेहनत करनी है तो प्लीज़ वो ये चैनल ज्वाइन कीजिए, सब कुछ फ्री है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में गाइडेंस दी जाएगी आपको, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।